हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है महाजनपद। यह हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे महाजनपद क्या है, ये कैसे बना, इसका विकास कैसे हुआ, कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं महाजनपद थे कितने। कुल 16 महाजनपद थे। ये 16 महाजनपद कहाँ कहाँ थे, इसको हम देखेंगे मैप के द्वारा। पहले देखते हैं बिहार में। आपको मैप में बिहार दिख रहा होगा, ये मैप में आपको बिहार दिख रहा होगा। तो बिहार में कितने महाजनपद थे? तो 3 थे, याद कीजिएगा। कौन कौन थे? एक आपका अंग हो गया, दूसरा आपका हो गया मगध, और तीसरा हो गया आपका वज्जी। ठीक, एक बार और, बिहार में कितने महाजनपद थे? तो बिहार में 3 महाजनपद थे। एक आपका अंग हो गया, दूसरा हो गया मगध, और तीसरा हो गया वज्जी। अंग, मगध, वज्जी। चलिए अब देखते हैं यूपी में कितने थे। तो यूपी में टोटल 8 महाजनपद थे। 8 कौन कौन, याद करते हैं। एक काशी, दूसरा आपका हो गया वत्स, तीसरा आपका हो गया कौशल, चौथा हो गया मल, पांचवा हो गया पांचाल, छठा हो गया चेदी, सातवां आपका हो गया सुरसेन, आठवां हो गया कुरु। काशी, वत्स, कौशल, मल, पांचाल, चेदी और सुरसेन और कुरु, कितने? 8 हो गए। तो आपको याद हो गया, 8 हो गया यूपी में और 3 हो गया बिहार में। 8 3 11। अब देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने थे। तो मध्य प्रदेश में 1 थे, बस 1 थे मध्य प्रदेश में। उसका नाम क्या था? उनका नाम था अवंती। क्या नाम था? अवंती नाम था। उसके बाद राजस्थान में 1 थे, कौन था? मत्स्य। अवंती 1 मध्य प्रदेश में, 1 राजस्थान में, मत्स्य आपका हो गया। दक्षिण भारत में 1 था, दक्षिण भारत में 1 थे, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अश्मक। ठीक, उनका नाम था अश्मक। कितना हो गया आपका? 8 3 11, मध्य प्रदेश में 12, राजस्थान में 13 और आपका दक्षिण भारत में 14 हो गया। आपका 2 बच गया जो अभी हमारे भारत में नहीं है, वो वर्तमान पाकिस्तान में है। तो कौन कौन से हैं? गांधार, एक आपका है गांधार, एक आपका है कंबोज। तो गांधार, कंबोज, याद हो गया। फिर एक बार हम देख लेते हैं। टोटल महाजनपद 16 थे, जो 3 बिहार में हैं, 3 बिहार में हैं, 8 आपका यूपी में है, 1 आपका मध्य प्रदेश में है, 1 आपका राजस्थान में है, 1 आपका दक्षिण भारत में है और 2 आपका पाकिस्तान में है। 8 3 11 12 13 14 15 16। ठीक, तो 16 महाजनपद आपको याद हो गया। इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, महाजनपद की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे इसका निर्माण हुआ और कैसे इसका प्रोग्रेस हुआ। देखिए महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ। तो 600 ईसा पूर्व में, देखिए 600 ईसा पूर्व में कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग हुआ। किसी का? 600 ईसा पूर्व में कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग हुआ, जिससे उत्पाद अधिशेष, अधिशेष में समझते हैं, इतना उपज हुआ कि खाने से 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना, यानी 1 साल के लिए खाने के लिए रख लीजिएगा, उसके बाद जो बचा उसको अधिशेष बोलते हैं। तो खाने के बावजूद भी इतना अनाज बचता था, उसको क्या करते हैं? तो उसको हम धीरे धीरे हर जगह बेचना स्टार्ट कर दिए। तो उत्पादन अधिशेष हुआ और इसके कारण द्वितीय नगरीकरण का जन्म हुआ। तो द्वितीय नगरीकरण समझते हैं? द्वितीय नगरीकरण मीन्स हो गया, पहला नगरीकरण आपका कौन था? तो पहला नगरीकरण या शहरी क्षेत्र था आपका हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता प्रथम था और दूसरा नगरीकरण ये महाजनपद से स्टार्ट होना शुरू हो गया। सबसे बड़ा कारण था कि लोहे का कृषि कार्य में प्रयोग, यानी लोहा खेती में प्रयोग करने लगे काटने के लिए। उसके बाद गहरी जोताई, जब जोताई गहरा होगा तो अच्छी पैदावार होगी। तो अच्छी पैदावार होने से
उत्पादन इतना बढ़ गया कि खाने से बहुत ज़्यादा बचने लगा। अब बचने लगा अनाज, उसको हम बेचने लगे, जिससे जिससे धीरे धीरे शहरी का विकास होने लगा, शहर बनने लगे। तो समझ गए, तो कितना महाजनपद बने, तो टोटल 16 महाजनपद बने। आपको हम दिखाए थे 16 महाजनपद कौन कौन थे, आप याद कर लिए होइएगा। चलिए देखते हैं कि इसकी जानकारी 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ की अंगुत्तर निकाय, कौन, बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र से मिलता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बौद्ध ग्रंथ की जानकारी, महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ का कौन सा निकाय या क्या बौद्ध धर्म में कहाँ से मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। जैन धर्म में कहाँ से मिलता है, तो भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब जो इस 16 महाजनपद थे, तो सबसे ज़्यादा महाजनपद जो विकास किया वो मगध महाजनपद था। तो मगध महाजनपद का विकास करने का क्या कारण था, कारण ये था कि मगध जो क्षेत्र था ना, वहाँ पर क्या था, 2 नदियों का संगम, यानी सोन और गंगा। जब सोन गंगा जहाँ भी 2-3 नदी मिलती है तो वहाँ अच्छी पैदावार होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे कहीं भी ले लीजिए, 2 नदियों का क्षेत्र में, उसको दोआब क्षेत्र कहते हैं, 2 नदियों का क्षेत्र, कहीं और उपज और वहाँ उपज में बहुत अंतर होता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा विकास मगध में हुआ, क्योंकि मगध में 2 नदियों का मिलन था, आपका गंगा और सोन। वहाँ के क्षेत्र में कृषि पैदावार बहुत ज़्यादा हुई, जिससे सबसे ज़्यादा डेवलप जो हुआ मगध हुआ। तो यही मगध का उत्कर्ष कैसे कैसे हुआ, मगध जनपद कैसे कैसे आगे बढ़ के इतना बड़ा साम्राज्य का निर्माण किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए मगध में क्या है, एक वंश था, सबसे पहले एक वंश आया, उसका नाम था बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश, बृहद्रथ वंश। तो बृहद्रथ वंश आया। मगध महाजनपद का प्राचीनतम ज्ञात राजवंश है बृहद्रथ वंश। कौन सा, बृहद्रथ वंश। तो सबसे पुराना वंश कौन है, बृहद्रथ वंश है। इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ था। तो सबसे पहला वंश कौन है, बृहद्रथ वंश है। मगध का सबसे पुराना वंश बृहद्रथ वंश। ठीक, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। कौन था, जरासंध। सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। इस वंश का सबसे अंतिम शासक रिपुंजय था। तो अब ध्यान कर लीजिए, सबसे पहले मगध में कौन सा वंश आया, तो बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश। ठीक, उसके बाद बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो जरासंध। और इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, रिपुंजय। याद रखिएगा। तो सबसे पहले बृहद्रथ वंश आया। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। तो बिंबिसार पहला शासक था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। तो पहला शासक जिसने अस्थाई सेना रखा, बहुत इंपॉर्टेंट, बिंबिसार चलते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। सबसे पहले पहला शासक जिसने अस्थाई सेना रखे। आप ऋग वैदिक काल देख लीजिए, उत्तर वैदिक काल देख लीजिए, और उसके बाद महाजनपद। तो इससे पहले कोई सेना नहीं रखता था। क्यों नहीं रखता था, कारण था कि सेना को पर मंथ वेतन देना होगा, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कहीं से टैक्स नहीं आ रहा था, ज़बरदस्ती आप किसी से टैक्स नहीं ले सकते हैं। लेकिन टैक्स का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक बलि नामक टैक्स था। कौन था, बलि नामक टैक्स। तो बलि का मतलब था, एक ऐसा टैक्स था, एक मानिए तो धार्मिक टैक्स था। तो उसको स्वेच्छा के आधार पर किया गया था, यानी आपको देने का मन है तो दीजिए, नहीं देने का मन है मत दीजिए। तो बलि एक प्रकार का एक टैक्स था, धार्मिक टैक्स था। तो बलि टैक्स इच्छा के अनुसार था। तो कोई इच्छा के अनुसार क्यों टैक्स देगा, तो टैक्स नहीं मिलता था। तो जब टैक्स नहीं मिलेगा तो राजा अस्थाई सेना कहाँ से रखेगा, कहाँ से उसको पैसे देगा, मंथली पेमेंट कहाँ से करेगा। तो इसीलिए उससे पहले कोई अस्थाई सेना नहीं रखता था। लेकिन बिंबिसार पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना रखा। इन्होंने नियमित टैक्स लागू कर दिया, यानी अब आपको टैक्स देना ही है, नहीं देने की कोई गुंजाइश नहीं है। नियमित टैक्स देना स्टार्ट कर दिया तो पैसे आने लगे, तो उसने अस्थाई सेना रख लिया। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई जगह उन्होंने शादी किया था। जैसे पहला शादी किया था लिच्छवी राजकुमारी चेलना से शादी किया था। दूसरा विवाह किया था कोसल की राजकुमारी कोसला देवी से।
और तीसरा विवाह किया था मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से। कितने शादी किए? 3 शादी किए। पहला शादी लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से, दूसरा शादी कौशल की राजकुमारी कोसला से, और तीसरा शादी उसने किया मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से। यानी इसने ऐसे ऐसे जगह शादी किए जिससे इसका साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना हुआ था जिससे इसका साम्राज्य और विस्तार हुआ। जैसे बिंबिसार के दरबार में एक जीवक था, राजवैद्य यानी डॉक्टर कहिए, उस समय का राजवैद्य तो डॉक्टर था, जिसने अवंती के राजा चंड प्रद्योत का इलाज किया। क्योंकि अवंती के राजा चंड प्रद्योत को एक भयानक बीमारी हो चुका था, उसका नाम था पीलिया कहिए या पांडु रोग कहिए या जॉन्डिस कहिए। तो बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक, इन्होंने उसको ठीक कर दिया। जब ठीक कर दिया तो अवंती के राजा ने बोला कि चलिए आपको क्या चाहिए, तो उसकी भी अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दिया। देखते हैं अजातशत्रु। पिता बिंबिसार की हत्या कर शासक बना, जिसके कारण इसे पितृहंता शासक कहते हैं। यानी बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु शासक बना और पिता को मार के बना, इसीलिए इसको पितृहंता शासक भी कहते हैं। इसका अन्य नाम था कुनिक, यानी कुनिक के नाम से भी जाने जाते थे। तो शासक बनने से पूर्व अजातशत्रु अंग का प्रशासक था, क्योंकि बिंबिसार ने अंग को जीता था। तो अंग को जीता तो इनको वहाँ का प्रशासक बना दिया। तो शासक बनने से पूर्व अजातशत्रु कहाँ का प्रशासक था? अंग का प्रशासक था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अजातशत्रु ने गंगा नदी और सोन के संगम पर, जहाँ गंगा और सोन का मिलन था, वहाँ पर एक सैनिक छावनी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की, पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो अजातशत्रु ने गंगा और सोन के संगम पर एक छावनी बनवाई, सैनिक छावनी, जिसका नाम उन्होंने रखा पाटलिपुत्र या पाटलीग्राम। बज्जी के खिलाफ, यानी बज्जी कहाँ था? बिहार में। तो बज्जी के खिलाफ, बज्जी जो वैशाली में पड़ता है, बज्जी के खिलाफ उन्होंने इसको जीतने के लिए रथ, मूसल और महाशिलाकंटक नए हथियार का प्रयोग किया। यानी इन्होंने रथ, मूसल और महाशिलाकंटक नए हथियार का प्रयोग किसको जीतने के लिए किया था? तो वज्जी को जीतने के लिए रथ, मूसल और महाशिलाकंटक नए हथियार का प्रयोग किया। बज्जी को हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। देखिए, अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजित को हराकर उसकी पुत्री बजीरा से विवाह किया और पुनः काशी से प्राप्त आय पर अधिकार किया। जब इन्होंने अपने पिता को मार दिया था, यानी बिंबिसार को मार दिया था, तो जो भी इनकम काशी से जो प्राप्त आय जो इनको भेजा जा रहा था बिंबिसार को, तो वहाँ के राजा ने बंद कर दिया था। तो अजातशत्रु ने क्या किया? उससे फिर लड़ाई करके उसकी लड़की से शादी करके और पुनः काशी से प्राप्त आय पर अधिकार किया। अजातशत्रु के समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। अजातशत्रु के समय ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई और इसने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया। बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, किसके समय हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के समय हुई। और जब मृत्यु हो गया तो कुछ समय के बाद इन्होंने एक प्रथम बौद्ध संगति कराया। कहाँ कराया? राजगीर में। उदीन देख लेते हैं। उदीन पहला शासक था जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदीन ने की। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो एक बात और, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद कौन बना? अजातशत्रु बना, फिर उदीन बना। और सबसे अंतिम शासक कौन था? तो सबसे अंतिम शासक था हर्यक वंश का नागदशक। नागदशक अंतिम शासक था। उसके बाद एक नया वंश आ गया, उस वंश का नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग, तो शिशुनाग में देख लीजिए, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। ठीक, इसने कौशल और अवंती का क्षेत्र जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। फिर ध्यान कीजिए, बिंबिसार ने किसको मिलाया था? तो अंग को मिलाया था। उसका लड़का जो था अजातशत्रु ने किसको मिलाया था? तो वज्जी को मिलाया था। और शिशुनाग ने क्या किया? शिशुनाग ने कौशल और अवंती का क्षेत्र अपने
मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, पहले राजधानी मगध का राजधानी कहाँ था, तो मगध का राजधानी राजगिर था। उसके बाद इन्होंने उदयन ने क्या किया, पटना शहर की स्थापना की और उन्होंने अपनी राजधानी को पटना ट्रांसफ़र कर दिया। फिर शिशुनाग ने क्या किया, ये अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कौन लाया था, शिशुनाग। राजगीर से राजधानी पटना कौन ले गया, पाटलिपुत्र कौन ले गया, तो उदयन। ठीक, देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद कालाशोक आए। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ, क्योंकि राजधानी कहाँ था, वैशाली। तो पहला बौद्ध संगति राजगीर में, दूसरा बौद्ध संगति आपका वैशाली में। बढ़ते हैं आगे। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित कर दी। देखिए, पहले एक बार और समझ लीजिए, पहले राजधानी मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगीर थी। राजगीर से पटना किसने किया, यानी पाटलिपुत्र किसने किया, उदयन ने। पाटलिपुत्र से वैशाली किसने कर दिया, तो शिशुनाग ने। और उसके बाद फिर वैशाली से पाटलिपुत्र किसने किया, तो आपका नाम है कालाशोक। कालाशोक ने राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, शासक था नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। अब बढ़ते हैं नंद वंश की ओर। एक नया वंश है, इसका नाम था नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्म नंद। ये प्रथम गैर क्षत्रिय शासक थे। कैसे थे, गैर क्षत्रिय शासक थे। इन्होंने सेन की उपाधि लिया था। तो पूछेगा, महापद्म नंद ने एक उपाधि लिया था, उस उपाधि का नाम था उग्रसेन। तो उग्रसेन की उपाधि किसने लिया था, तो महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने पांचाल, सूरसेन, कलिंग सभी क्षेत्रों पर अपना विजय प्राप्त कर लिया। उसके बाद आते हैं धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद। धनानंद के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, यानी धनानंद के समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर कहाँ का था, तो आपका यूनान का था, यानी ग्रीस का था। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।